नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत साथियों। मित्रों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था पर चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने काफ़ी हद तक चर्चा भी किया था कि भारतीय संविधान या संविधान क्या है। तो मैंने बताया था कि संविधान नियमों का समूह है जिसके तहत सरकार जनता पर शासन करती है। नियम लिखित और अलिखित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो भारत में तो लिखित संविधान है, जबकि यूके, इजराइल, न्यूजीलैंड जैसे देशों में अलिखित संविधान है, वहाँ परंपराओं पर आधारित संविधान है। जबकि हमें मेन चर्चा भारतीय संविधान की करनी है, तो हम भारतीय संविधान पर ही आते हैं। तो भागीरथ सिंह जी बोल रहे हैं, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते, आपको बहुत बहुत नमस्ते, सभी को नमस्ते। तो हम मेनली भारतीय संविधान की प्रकृति पर या विशेषताओं पर चर्चा कर रहे थे कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, विशेषताएं क्या हैं। तो ये हमारा टॉपिक चल रहा था। मैं रिपीट कर देता हूँ कल का भी, लेकिन मित्रों आपको ध्यान रखना है, जो आरएस वाले हैं वो 50 शब्दों में, 15 शब्दों में, 100 शब्दों में इसको लिख कर भी देखेंगे कि सिंपल यही क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रकृति या विशेषताएं क्या हैं। तो सभी विशेषताएं लिखनी है, आप लिख के देना, फिर उसमें सेंड भी करना। आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिए जाएंगे, उसमें आप सेंड करके चेक भी करा पाएंगे। तो आप इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब भारतीय संविधान की प्रकृति में मैंने कुछ विशेषताएं आपको बताई थी। पहली विशेषता की मैंने चर्चा की थी, निर्मित संविधान है। तो मैंने बताया था भारतीय संविधान एक निर्मित संविधान है, क्योंकि इसका जो निर्माण है एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। ये संविधान सभा कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर बनी थी। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर और स्टफर्ड क्रिप्स इसके मेंबर थे। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो बिहार से थे। उसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। 13 दिसंबर को बेसिकली नेहरू जी ने यहाँ प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान सभा के समक्ष रखा था, वही प्रस्तावना जिसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। फिर मैंने इसका बताया भी था, इसमें टाइम कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह 17.5 दिन लगे थे। 6.4 करोड़ रुपए हमारे संविधान निर्माण पर खर्च भी हुए थे। और इसके अतिरिक्त मैंने ये भी बताया था, संविधान सभा में पहले 389 मेंबर थे, लेकिन विभाजन के बाद लास्ट में सिग्नेचर करने वाले मेंबर थे 284, ये भी मैंने आपको बताया था। और 10 लाख जनसंख्या पर एक चुना गया था, ये भी बात मैंने बताई थी। साथ में मैंने आपको बताया था तत्कालिक जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, यानी कि विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। समितियां भी ध्यान रखना है, इसकी बहुत सारी समितियां थी, मैंने कल इस चर्चा की थी कि बेसिकली प्रारूप समिति और संवैधानिक सलाहकार समिति महत्वपूर्ण थी। और इसके अतिरिक्त संघ समिति, फिर मौलिक अधिकार समिति, संचालन समिति जैसी अनेक समितियां थी, झंडा समिति, इन सब समितियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दूसरा लिखित संविधान है। हमारा संविधान एक लिखित संविधान है, ये भी आपकी मैंने दूसरी विशेषता आपको बताई थी। लिखित संविधान में मैंने बताया था आपको कि बेसिकली हमारे संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। पहले अनुसूचियां मूल रूप से 8 ही थी, लेकिन बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, तो टोटल आज 12 अनुसूचियां हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इन अनुसूचियों पर भी एक क्लास लगाई जाएगी, तो आप इसमें परेशान नहीं होना। तो कुशलगढ़ बांसवाड़ा से लोकेंद्र कुमार चौहान जी बोल रहे हैं, स्वागत है, वेलकम सबके। तो ये बेसिकली लिखित संविधान भी दूसरी विशेषता ध्यान में रखनी है। अब तीसरी विशेषता आपको जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो तीसरी विशेषता मैंने बताया था प्रभाव। भारतीय संविधान पर किस किस का प्रभाव पड़ा, तो प्रभाव भी हमने चर्चा की थी काफ़ी हद तक। तो मैंने बताया था प्रभाव 2 प्रकार का पड़ा, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक प्रभाव में देखते हैं तो हम नेहरू रिपोर्ट 1928, ये जिससे हमने मौलिक अधिकार काफ़ी हद तक प्रभावित हैं, इससे केंद्र शक्तिशाली रहेगा, ये भी इसी से प्रभावित हैं। दूसरा जो है 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम का विशेष प्रभाव पड़ा था। कहते भी हैं 1935 के अधिनियम के बाद अगला कदम स्वतंत्रता ही था, इसलिए 1947 का अधिनियम ही आया और हमें स्वतंत्रता ही प्राप्त हुई। क्योंकि 1919 के अधिनियम में डायरकी सिस्टम आया। डायरकी सिस्टम में बेसिकली जो है कि राज्यों में
के अपना डायरकी सिस्टम लागू किया गया। 1935 के अधिनियम में केंद्र में डायरकी सिस्टम लागू किया गया, राज्यों को स्वायत्ता दी गई। अब अगला कदम 47 में उठना ही था कि केंद्र को स्वायत्ता। तो बेसिकली ये कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है लिखा हुआ कि 1935 के अधिनियम का अगला कदम स्वतंत्रता ही थी, स्वतंत्रता ही होगा, इसका अगला कदम कुछ बनता भी नहीं। तो ये बेसिकली ध्यान रखना है। तो 1935 के अधिनियम का भी बहुत प्रभाव पड़ा। फिर बाह्य प्रभाव भी बहुत अधिक पड़े, बाह्य प्रभाव का भी हमें चर्चा करना है। बाह्य प्रभाव यूं महत्वपूर्ण है क्योंकि बाह्य प्रभाव का जो अध्ययन किया था वो बेसिकली हमारे यहाँ जो समिति थी, संवैधानिक सलाहकार समिति, तो वो जाती थी विभिन्न देशों में, वहाँ का अध्ययन करके, वहाँ का पूरा गहन अध्ययन करके फिर एक रिपोर्ट बनाती थी, वो प्रारूप समिति को देती थी। प्रारूप समिति बेसिकली फिर उसके आधार पर पूरा प्रारूप बना कर संविधान सभा में रखती थी। तो मैंने बताया था कि यूएसए से मौलिक अधिकार और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो यूएसए से प्रभावित है। यूके से संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार जैसे एलिमेंट जो प्रभावित है। आयरलैंड से डीपीएसपी, 12 सदस्यों का मनोनयन और ये राष्ट्रपति निर्वाचन, ये सब आयरलैंड से प्रभावित है। इसके अलावा अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रभावित है। जर्मनी से आपात उपबंध प्रभावित हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची प्रभावित है। इस प्रकार से विभिन्न देशों के संविधानों का प्रभाव भी भारत पर पड़ा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। इसके बाद मैंने फिर अगली विशेषता आपको बताई थी। अगली विशेषता भी आपको पता रहनी चाहिए कि बेसिकली क्या, कि जो विशेषता थी कि हमारा संविधान कठोर है या लचीला है। संविधान संशोधन की प्रकृति कैसी है, कठोर है या लचीली है। तो मैंने कहा कि हमारा संविधान ना तो कठोर है ना लचीला है, बल्कि मध्यम प्रकृति का है। दोनों का समन्वय इसमें है। तो दोनों का समन्वय किया गया। गुण यही रहता है कि सभी देशों के गुणों को जोड़ दे। अमेरिका के संविधान को कठोर कहते हैं क्योंकि ये विशेष बहुमत से परिवर्तित होता है, जबकि जो ब्रिटेन का संविधान है दुनिया का सबसे लचीला संविधान माना जाता है क्योंकि इसके सारा परिवर्तन सामान्य बहुमत से हो जाता है। तो ये बातें तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि बेसिकली यूके का सबसे लचीला है, अमेरिका का सबसे कठोर है और भारत का दोनों का मिश्रण है। तो मित्रों थोड़ा सा कंपैरेटिव याद करेंगे को कई बार यूएस से, ब्रिटेन से थोड़ा कंपैरिजन भी आ जाता है, तो कंपैरिजन भी ध्यान रखना है। तो शशि सैनी जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। साथ में सुनीता राज जी बोल रही हैं नमस्ते सर, नमस्ते। सभी लोगों को जोड़ते रहो, आप इसको शेयर भी करो, तभी तो ये सारा आगे बढ़ पाएगा। मैं तो आज दूसरी क्लास ले रहा हूँ, फिर आपके साथ कंटिन्यू जुड़ा रहूँ। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, जो भी दिक्कत आती है वो भी आप पूछ सकते हैं, पूछना भी ज़रूरी है। आप क्वेश्चन भी पूछिए साथ में। नमस्ते तो सबको है, गुड इवनिंग सबको है, लेकिन कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप वो भी पूछें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो वो भी ध्यान रखना है। का सारा सिलेबस यूट्यूब पर कराओगे, बिल्कुल सारी चीज़ें होंगी रामनिवास जी, आप परेशान ना होइए, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल कराएंगे। तो ये तो ध्यान रखना है, यूएसए का सबसे कठोर संविधान है, ब्रिटेन का सबसे लचीला है और भारत का मध्यम प्रकृति का है। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ प्रावधान तो कठोर हैं जो विशेष बहुमत से होते हैं, जैसे मैंने कहा 7वीं अनुसूची है, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, विधायिका का विस्तार है, केंद्र राज्य संबंध हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करना है या संविधान संशोधन प्रक्रिया में परिवर्तन करना है, केंद्र राज्य संबंध में परिवर्तन करना है। तो ये जो प्रावधान है इसके लिए हमें विशेष बहुमत की जरूरत होती है। विशेष बहुमत क्या होता है कि दोहरा बहुमत प्लस कुल संख्या का 50% + 1, दोनों शर्तें कंप्लीट होनी चाहिए। ये बहुमत भी हम आगे बताएंगे, अभी बस आप इतना समझ लो। विशेष बहुमत का मतलब है कि उपस्थित का तो 2/3 और कुल संख्या का 50% + 1, दोनों शर्तें कंप्लीट होनी चाहिए। सामान्य बहुमत का तो खाली है उपस्थित का जितने प्रेजेंट हैं उसी का 50% + 1। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कल भी हमने बताया था और आज भी बता रहे हैं। तो जबकि हमारे यहाँ बहुत सारे प्रावधान सामान्य बहुमत से परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे भाग 1 में, भाग 2 में परिवर्तन करना है सामान्य बहुमत से करो, 5वीं 6ठी अनुसूची में परिवर्तन करना है सामान्य बहुमत से करो। तो हमारा संविधान अद्भुत संविधान है जिसमें सभी गुणों को समाहित किया गया है, कठोर और लचीले दोनों के तत्व विद्यमान है। इतना हम सबको ध्यान में रखना है। ये मैंने कल भी बताया था, आज मैं एक नई विशेषताएं बताने की कोशिश करूंगा। तो अगली विशेषता है हमारा संविधान संघात्मक संविधान है। अब ये संघात्मक संविधान क्या होता है, एकात्मक क्या होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
चलो पहले तो संघात्मक और एकात्मक में हम अंतर करने की कोशिश करते हैं। देखो मित्रों, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनमें दो प्रकार के संविधान देखने को मिलते हैं, एकात्मक और एक संघात्मक। एकात्मक शासन में सारी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित रहती हैं। केंद्र सरकार में सारी शक्तियां निहित रहती हैं। इसका एग्जाम्पल किन देशों में एकात्मक शासन पाया जाता है? यूके में। अब ये एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है। चाइना में, जापान में, फ्रांस में, यहाँ पर एकात्मक शासन मिलेगा। अब ये थोड़ा एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं, कहीं आप एग्जाम्पल ही भूल जाए फिर आपका दिक्कत आ जाएगी। एकात्मक शासन में क्या होता है, सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं, राज्य सरकारों के पास शक्तियां नहीं होती हैं। या केंद्र का मतलब है मोदी सरकार जैसे, और राज्य का मतलब है जैसे गहलोत सरकार। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि यूके, चाइना, जापान, फ्रांस जैसे देशों में एकात्मक शासन है, वहाँ प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है, केंद्र सरकार ही सर्वोच्च होती है, राज्य के पास शक्तियाँ नहीं रहती, यहाँ विभाजन नहीं होता। बेसिकली संघात्मक शासन में क्या होता है, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है, राज्यों के पास भी शक्तियां होती हैं। किसके पास शक्तियां रहती हैं? राज्यों के पास भी। राज्यों के पास भी शक्तियां रहती हैं, राज्य सरकारों के पास भी शक्तियां रहती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये शक्तियां रहती हैं, डिवीजन रहता है, आपको पता है ना। तो ये बेसिकली शक्तियों का विभाजन, राज्य सरकारों के पास भी शक्तियां रहती हैं, ये संघात्मक शासन है। बेसिकली जितने भी बड़े देश हैं वहाँ पर संघात्मक शासन है। भारत हो, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, अमेरिका हो, स्विट्जरलैंड हो, तो ये थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए भाई इन देशों में संघात्मक शासन है। तो भारत का तो है ही है, कनाडा, रूस, अमेरिका में भी संघात्मक शासन है। तो ये आपको पता रहना चाहिए संघात्मक शासन में ऐसा होता है। और भारतीय संविधान कैसा है? संघात्मक है, यानी कि हमारे यहाँ संविधान में ही केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों को विभाजन किया गया है। आपने अगर संविधान पढ़ा है तो भाग 11, 12, 13 में स्पष्ट रूप से केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों को विभाजन किया गया है। विधायी, कार्यपालिका शक्तियों का विभाजन भाग 11 में है, भाग 12 में वित्तीय शक्तियों का केंद्र राज्य के मध्य विभाजन है, जबकि जो व्यापार वाणिज्य संबंधी शक्तियों का विभाजन है वो भाग 13 में किया गया है। तो बेसिकली भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है। अब ये संघात्मक संविधान तो है, संघात्मक संविधान भी कई प्रकार के होते हैं। कहें तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि भाई किस तरीके से हम इसको करें। दीपक कुमार जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, खुशी जी को भी गुड इवनिंग। तो आप इसको जुड़ते रहिए तो अच्छे से सारे काम होंगे। शशि सैनी जी, ओके सर जी, वेरी गुड सबको ये समझ तो आ रहा है ना कि संघात्मक शासन में क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। भारत, कनाडा, रूस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इनमें संघात्मक शासन ही है। तो हमारे यहाँ संविधान भी कैसा है? संघात्मक। अब ये संघात्मक संविधान भी, शासन भी कई प्रकार का होता है। मैं वो सारे प्रकार भी थोड़े थोड़े आपको बता दूंगा कि बेसिकली हमारे यहाँ क्या लिखना है, किस प्रकार का संघात्मक है। चलिए उस पर भी थोड़ा चर्चा हम कर लेते हैं। ये है संघात्मक शासन। अब आप पेन कॉपी करके थोड़ा लिखने की कोशिश भी करना। संघात्मक शासन क्या होता है या संघात्मक संविधान क्या होता है, इसकी मेनली 4 विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर लिखित संविधान पाया जाता है। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। फिर बेसिकली क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। हमारे यहाँ भी स्वतंत्र न्यायपालिका है। तीसरी विशेषता, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। हमारे यहाँ भी है। चौथी विशेषता देखें तो उस सदन में राज्य का प्रतिनिधित्व रहता है। उस सदन का मतलब है राज्यसभा।
राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। मैं RS लिख रहा हूं, राज्यसभा को राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। अब हम आपको यह देखना है कि भारत में चारों चीजें हैं कि नहीं है, तभी तो संघात्मक है। भारत का संविधान लिखित है, बिल्कुल लिखित है। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। केंद्र राज्य के झगड़ों की सुनवाई भी करती है। तो तीसरा, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन है। मैंने कहा ना कि बेसिकली संविधान के भाग 11, 12, 13 में शक्तियों का विभाजन किया गया है। उस सदन राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, बिल्कुल है। राजस्थान से 10 सीटें हैं, आपको पता है। उड़ीसा से भी 10 सीटें हैं, ये सारी जानकारी है आपको। पंजाब से 7 हैं, बेसिकली असम से भी 7 हैं, ये भी ध्यान रखना है। केरल से 9 हैं, तो वो आगे हम बताएंगे। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि उस सदन में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है। तो ये चारों विशेषताएं जहां पाई जाएंगी वो संघात्मक शासन। तो भारत संघात्मक शासन तो है। अब संघात्मक शासन भी कई प्रकार का होता है। एक है परंपरागत संघात्मक शासन, संघात्मक संविधान। दूसरा है एकात्मक संघात्मक। तीसरा है सहकारी संघवाद। चौथा है, वो भी हम देखें, समुदायवादी संघवाद। अब मित्रों, ये चारों विशेषताएं तो इन सब में पाई जाती हैं। चार तो कॉमन है, इन सब में ये चार विशेषताएं पाई जाएंगी। अब इसके अलावा ये चार तो सब में मिलेंगी। 4 प्लस क्या है, 4 के बाद प्लस क्या है, 4 के बाद प्लस क्या है, वो ध्यान रखना है। उसमें डिफरेंस है कहीं जो अगली विशेषता में। 4 तो सब में है। अब जैसे परंपरागत संघात्मक शासन का उदाहरण है यूएसए। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का उदाहरण है। अब यहाँ पर ये 4 विशेषताएं तो पाई जाती हैं। साथ में क्या है, राज्यों की पृथक न्यायपालिका हो जाती है, दोहरी नागरिकता है, ऐसे लक्षण और पाए जाते हैं। भारत में नहीं पाए जाते दोहरी नागरिकता, हमारे यहाँ तो एकल नागरिकता है। और राज्यों के अलग से न्यायपालिका भी नहीं पाई जाती। जो हमारे यहाँ उच्च न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन होता है, एकल न्यायपालिका है। तो यहाँ पर वो सिस्टम पाया जाता है, दोहरी नागरिकता। और बेसिकली न्यायपालिका भी राज्यों की पृथक से होती है, यानी कि दोहरी न्यायपालिका भी पाई जाती है। तो ये परंपरागत संघवाद का उदाहरण है यूएसए। तो ये तो परंपरागत है। एकात्मक संघात्मक में क्या होता है, ये 4 लक्षण तो होते हैं, साथ में केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं। केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं, ज्यादा शक्तियां। बेसिकली देखा जाए तो हमारे यहाँ केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं। ये 4 लक्षण हैं, तो हमारा संविधान जो है वो एकात्मक संघात्मक है। तो ये ध्यान रखना है। तो भारतीय संविधान कैसा है, ऐसा। अब ये तो भारतीय संविधान का लक्षण आ गया। अब आपसे कोई पूछे भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, कौन से संघात्मक प्रकार की है, तो लिखेंगे एकात्मक संघात्मक है। भारतीय संविधान कैसा है, एकात्मक संघात्मक। अगला और सुन लीजिए, सहकारी संघवाद क्या है। सहकारी संघवाद में 4 लक्षण ये तो मिलेंगे, साथ में इसमें सहयोग की भावना होती है, केंद्र राज्य मिलजुल कर कार्य करते हैं, विभाजन की भावना नहीं होती है, सहयोगी संस्थाएं ज़्यादा से ज़्यादा स्थापित होते हैं। कनाडा में ये पाया जाता है और व्यवहार में भारत में ऐसा है। आप एक बात ध्यान रखनी है, आपको ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखना है। भारतीय संविधान कैसा है, एकात्मक संघात्मक है। भारतीय शासन व्यवस्था कैसी है, सहकारी संघवाद पर आधारित है। हमारे यहाँ सब काम नारियल की तरह चलता है। जैसे नारियल क्या है, ऊपर से देखने में बड़ा कठोर होता है, अंदर से कैसा होता है, बड़ा ही मुलायम होता है। तो वास्तव में भारतीय संविधान तो एकात्मक संघवाद है, लेकिन हमारी वास्तव में व्यवहारिक शासन व्यवस्था कैसी है, वो सहकारी संघवाद है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर सिंपल क्वेश्चन है भारतीय संविधान कैसा है, तो एकात्मक संघात्मक पर आधारित है। यदि सिंपल ऐसे पूछे भारतीय शासन कैसा है, तो सहकारी संघवाद पर आधारित है। तो ये आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान के बारे में आप आंसर मारेंगे एकात्मक संघात्मक, और सहकारी संघवाद के बारे में मारेंगे कि सहयोगी संघवाद पर आधारित है। भारत में इकहरी नागरिकता है बेटा, अभी तो इकहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता कहाँ से लाएंगे, ठीक है ना। अभी दोहरी नागरिकता नहीं आई है,
ये गहरी नागरिकता है। हमारे यहाँ राज्यों को अलग से नागरिकता देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है सुनीता जी आपको, कहीं दोहरी नागरिकता तो नहीं पढ़ लिया, वो मत पढ़ लेना, दोहरी नागरिकता नहीं है हमारे यहाँ। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सहकारी संघवाद का जो है सिस्टम, ये सारा काम ध्यान में रखना है। अगला है समुदायवादी संघवाद। समुदायवादी संघवाद का जो है तो वो उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है, वो क्या होता है। समुदायवादी संघवाद में भी ये 4 लक्षण तो मिलते हैं, साथ में धर्म, जाति, संस्कृति के आधार पर केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो समुदायवादी संघवाद का उदाहरण लेबनान में देखने को मिलता है। अगर आप 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें उदाहरण भी मिलेंगे, लेबनान, बेल्जियम। तो आप एनसीईआरटी भी देखेंगे, उसमें भी आपको ये पूरा एग्जाम्पल मिलेगा कि बेल्जियम में 1993 में समुदायवादी संघवाद की स्थापना हुई। तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। ऊपर से कठोर, अंदर से मुलायम, बिल्कुल सही है। तो आप अच्छा बोल रहे हैं। नासिमा रोजी बोल रहे हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, मेरी गुड इवनिंग। लेकिन अब बेटा ये कॉन्सेप्ट है, इसको अगर समझ लेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, नहीं तो आपके बहुत ज़्यादा गलत होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है, बस ये कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि हमारे यहाँ संघात्मक शासन तो है, संघात्मक में भी संविधान कैसा है कि बेसिकली एकात्मक संघात्मक है। भारतीय शासन कैसा है, सहकारी संघवाद पर आधारित है। इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन पहले पढ़ना चाहिए। जब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आधा आंसर तभी हो जाता है। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे तो आपका आंसर भी नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि उसमें भारतीय संविधान लिखा है कि शासन। अगर भारतीय संविधान लिखा है तो आंसर क्या मारेंगे, एकात्मक संघात्मक, और भारतीय शासन लिखा है तो क्या मारेंगे, सहकारी संघवाद। तो ये आपको ध्यान रखना है। समुदाय में क्या है, समुदायवादी संघवाद में क्या होता है, ये 4 लक्षण तो मिलते हैं, साथ में केंद्र राज्य में जो शक्तियों का विभाजन है वो धर्म, जाति, संस्कृति के आधार पर कर दिया जाता है। जैसे लेबनान में ईसाई और मुसलमान रहते हैं, तो बेसिकली कितनी सीटें लोकसभा में, वहाँ की लोकसभा और राज्यसभा में, उस सदन और निम्न सदन में किसकी रहेंगी, ये आरक्षण कर दिया जाता है बिल्कुल फिक्स रूप से। इसी प्रकार से किसका प्रधानमंत्री रहेगा, किसका राष्ट्रपति रहेगा, ये भी पहले से निश्चित कर दिया जाता है। तो समुदायवादी जो संघवाद रहता है वहाँ धर्म, जाति, संस्कृति के आधार पर शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है सुनीता जी, समझ आ गया। समुदायवादी संघवाद में क्या होता है, धर्म, जाति, संस्कृति के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया जाता है। बेल्जियम में भी 93 से यही था, वहाँ भी फ्रेंच और डच 2 मूल समुदाय के लोग रहते हैं, कुछ फ्रेंच भाषा बोलते हैं, कुछ डच भाषा बोलते हैं। वहाँ की जनसंख्या का विभाजन ऐसे ही होता है, तो उस प्रकार से वहाँ शक्तियों का बांट दिया गया। ये पद इस समुदाय के लिए होगा, ये पद इस समुदाय के लिए। इससे झगड़े नहीं होते हैं बार बार, और सांप्रदायिकता की समस्या का निदान हो जाता है। सकारात्मक है, बहुसंस्कृतिवाद कहते हैं। बहुसंस्कृतिवाद यही रहता है कि बेसिकली सबका विभाजन इस तरीके से कर दिया जाता है। तो वो एक पॉलिटिकल साइंस का विषय है, वैसे भी करंट में भी आता है बहुसंस्कृतिवाद, कि भाई सभी संस्कृतियों को सम्मान देना है, सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो उसी पर आधारित कहीं ना कहीं है। तो ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा कि कई बार ऐसे भी मिलान करने के लिए आ जाता है, परंपरागत संघात्मक के सामने लिख दिया, एकात्मक संघवाद के सामने लिख दिया, सहकारी संघवाद में भारतीय शासन और कनाडा में पूरा सहकारी संघवाद है और भारतीय शासन ऐसा है। समुदायवादी संघवाद के मैंने एग्जाम्पल बता दिए। तो ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार का है तो आप क्वेश्चन तो खुद ही बनाइए। अब टीचर के भरोसे, क्वेश्चन के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। आप लोगों की क्लास भी बड़ी है, कोई बोलता है हम एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना बड़े में तो खुद ही तैयारी कर लेनी चाहिए, खुद ही क्वेश्चन बनाओ ना। ये 4 एक तरफ रखो, 4 एक तरफ रखो, सोचो संघात्मक शासन की विशेषताओं वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप खुद ही ऐसा बेसिकली करो तो तभी आपका सारा काम हो जाएगा। तो बिल्कुल अच्छा है। तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से समझ आया होगा। नहीं आए तो फिर दोबारा मुझसे पूछ लेना, इसमें शर्माने की क्या जरूरत है। जो चीज़ नहीं आती है उसको बार बार पूछना चाहिए, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, अगली विशेषता पर आते हैं। वो भी संविधान की अगली विशेषता पर भी हम ध्यान रखते हैं। अगली विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली है। अब इसमें भी मैं थोड़ा सा आपका कन्फ्यूज़न रहेगा ना, तो वो दूर करने की कोशिश करूँगा, तो आप गड़बड़ नहीं करना। देखिए बेसिकली कि 2 प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है, संसदीय और अध्यक्षात्मक। जैसे लोकतांत्रिक देश हैं, अब मैं थोड़ा चार्ट बना रहा हूँ, थोड़ा सा ढंग से कोशिश करना समझने की। लोकतंत्र में 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं,
एकात्मक और संघात्मक मैंने अभी आपको बताया, एकात्मक भी और संघात्मक भी। एकात्मक में सारी शक्तियां केंद्र के पास रखती हैं, ये केंद्र शक्तिशाली है। यहाँ केंद्र के पास सारी शक्तियां, यहाँ शक्तियों का विभाजन पाया जाता है केंद्र राज्यों के मध्य। यहाँ राज्यों को प्रेफरेंस दी जाती है, राज्य सरकार को स्वायत्तता। स्वतंत्रता या स्वायत्तता मिलती है संघात्मक शासन में। अब ये कॉन्सेप्ट तो आपको याद रहना चाहिए। अब ये एकात्मक शासन भी दो प्रकार का हो सकता है, अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल रूल वाला या पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला। ऐसे संघात्मक शासन भी दो प्रकार का हो सकता है, अध्यक्षात्मक और संसदीय वाला। अब आप कहेंगे अध्यक्षात्मक और संसदीय में किस तरीके से अंतर करें हम, तो ये तो आपको मैं अभी समझाता हूं। सर नीचे लिखा हुआ स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा। बेटा नीचे तो बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है मैंने अभी, तो अब इतना ही लिखा है, तो आपको नज़र कैसे नहीं आ रहा। तो अब देखो आप, ठीक है ना। तो अब इसमें बेसिकली क्या होता है अध्यक्षात्मक में, संसदीयों में, यहाँ पर शक्ति पृथक्करण पाया जाता है। किसमें? अध्यक्षात्मक में। शक्ति पृथक्करण का मतलब है सेपरेशन ऑफ पावर। शक्ति विभाजन नहीं है, शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर है। अब ये शब्दावली को ध्यान रखना, हिंदी मीडियम में कई टीचर भी गलती कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं यहाँ शक्ति विभाजन पाया जाता है। शक्ति विभाजन नहीं है, शक्ति विभाजन का संबंध तो संघात्मक शासन से है और शक्ति पृथक्करण का संबंध अध्यक्षात्मक शासन से है। इसमें होता क्या है, सरकार के 3 अंग होते हैं। आप जानते हैं सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? एक विधायिका, एक कार्यपालिका, विधायिका को मैं लेजिस्लेचर लिख रहा हूँ, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव लिख रहा हूँ, और जुडिशरी। अगर ये तीनों स्वतंत्र रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, और तो क्या है, अध्यक्षात्मक शासन है, जुड़े हुए नहीं रहते। यानी कि ये जो कार्यपालिका है विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं रहती। जैसे यूएसए में राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित रहता है। वो बेसिकली वहाँ का जो कार्यपालिका का हेड है किसी भी तरीके से विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं रहता। उसका चुनाव भी डायरेक्ट होता है आम जनता द्वारा। वो 4 वर्ष के लिए निर्वाचित हो जाता है, उसे कहीं ना कहीं संसद में बहुमत लेने की जरूरत नहीं है। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। संसदीय शासन प्रणाली में ये बेसिकली जो है, ये बेसिकली जो है विधायिका है, ये कार्यपालिका है और ये न्यायपालिका है। यहाँ बेसिकली विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी रहती हैं। यानी कि जो कार्यपालिका रहती है विधायिका के पार्ट रहती है। जैसे भारत में है जो मंत्री रहते हैं वो बेसिकली संसद के सदस्य रहते हैं। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग पाई जाती है। किसमें? संसदीय शासन प्रणाली में। तो संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका जुड़ी रहती हैं। ये कार्यपालिका विधायिका के प्रति निरंतर उत्तरदायी रहती है। तो ये मेन जो है विधायिका और कार्यपालिका में शासन प्रणाली में, संसदीय शासन प्रणाली में और अध्यक्षात्मक में अंतर है। अध्यक्षात्मक में विधायिका कार्यपालिका अलग अलग रहती हैं, स्वतंत्र रहती हैं, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका रहती है वो विधायिका के प्रति निरंतर उत्तरदायी रहती है। हमारे यहाँ चाहे प्रधानमंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों तभी तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उनका संसद या विधानसभा में बहुमत है। विधानसभा में बहुमत खत्म तो सारी चीज़ें खत्म। तो बेसिकली ये ध्यान रखना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सारे काम आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपको सारी समस्याएं भी क्लियर हो जाएंगी। तो संसदीय शासन प्रणाली है भारत में और संसदीय शासन प्रणाली को आधारभूत ढांचा भी घोषित किया गया था। तो ये आपको पता रहना चाहिए।
तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि बेसिकली संसदीय शासन प्रणाली कहाँ है, भारत में पाई जाती है। और भारत में संसदीय शासन प्रणाली का मतलब है कि बेसिकली जो कार्यपालिका है विधानसभा का भाग होती है और विधानसभा के प्रति निरंतर उत्तरदायी होती है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको क्लियर हैं तो आपको समस्या नहीं आएगी। तो मित्रों ये ध्यान रखना है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली को आधारभूत ढांचे का भाग भी घोषित किया गया है। तो ये आपको गड़बड़ नहीं करना है, तो आप सारे काम ढंग से करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो संसदीय शासन प्रणाली के बाद हम अगली विशेषता देखते हैं। अगली विशेषता कौन सी है? हमारा संविधान गणतांत्रिक संविधान है। गणतांत्रिक संविधान में क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। वैसे तो आपने पढ़ा होगा, आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं सारे। तो आप लोग शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। शशि सैनी जी बोल रहे हैं, कैलाश चंद्र शर्मा जी बोल रहे हैं, तो आप लोग मेहनत करते रहो। कोई सवाल नहीं आ रहा तो पूछो। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र की मेनली दो विशेषताएं होती हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। पहला, जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा। राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, निर्वाचित होता है। पहला तो ये ध्यान रखना है। जैसे हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, हमारा राष्ट्रपति कोई मनोनीत नहीं होता, वंशानुगत नहीं होता। वंशानुगत हो तो बहुत गलत हो जाता है, तो हमारे यहाँ वंशानुगत नहीं है, हमारे यहाँ तो निर्वाचन होता है। पहली शर्त है गणतंत्र की कि राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा। इसलिए कहते हैं भारत गणतंत्र तो है लेकिन यूके गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र शासन व्यवस्था कहाँ नहीं पाई जाती? यूके, जापान में, क्योंकि वहाँ पर तो राजा रहता है, वंशानुगत रहता है। तो यहाँ पर गणतंत्र शासन प्रणाली नहीं है, जबकि भारत एक गणतांत्रिक है क्योंकि भारत का राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। दूसरी विशेषता क्या है मित्रों, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी विशेषता है कि बेसिकली जो गणतंत्र का मतलब है नागरिकता, कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होगा, तो जो राज्याध्यक्ष होगा वो प्रथम नागरिक होगा, राष्ट्र का प्रथम नागरिक होगा। इसका क्या मतलब है? ये प्रावधान क्यों किया गया, क्या जरूरत पड़ी थी? इसका मतलब है राष्ट्रपति कोई बहुत पावर वाला नहीं है, वो भी एक आम नागरिक ही है, यानी कि वो बस प्रथम नागरिक है। इसलिए मित्रों कहते हैं जो गणतंत्र की अवधारणा है वो नागरिकता पर बल देती है। एक बार आईएएस में क्वेश्चन भी आया था कि वास्तव में नागरिकता की अवधारणा बल देती है गणतंत्र पर या लोकतंत्र पर? तो गणतंत्र पर, क्योंकि हमारा राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है। तो ये बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। गणतंत्र का मतलब है एक तो राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होगा, दूसरा राज्याध्यक्ष राष्ट्र का प्रथम नागरिक होगा, यानी कि गणतंत्र का मतलब है नागरिकता को इंपॉर्टेंट दिया जाएगा, ना कि प्रजा को। प्रजा की अवधारणा नहीं चलती, प्रजा की अवधारणा राजतंत्र में चलती है। और हमारे यहाँ एक विशेष प्रकार का लोकतंत्र है, गणतांत्रिक लोकतंत्र है। तो ये बात भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो गणतंत्र का मतलब समझ आ गया दो बातें, एक तो राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होगा, दूसरा जो हमारा राज्याध्यक्ष होगा वो प्रथम नागरिक होगा, यानी कि इसमें नागरिकता की अवधारणा पर बल दिया जाएगा। अगली विशेषता संविधान की देखते हैं मित्रों, तो वो भी आपको मैं बता देता हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सामाजिक न्याय पर बल। आप ये तीन न्याय हैं, तीनों न्याय वैसे ध्यान रखने चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सामाजिक न्याय। अगर प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें लिख रखा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो बेसिकली ये तीनों को ध्यान में रखना है। महादेव जी का लाडला बोल रहे हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। शशि सैनी जी बोल रहे हैं प्रेसिडेंट, सुनीता राज जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो सामाजिक न्याय का मित्रों अर्थ और समझना है। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है, जल्दी से आप में से कोई बताएगा? जय श्री राम, जय श्री राम जी, अक्षय गौर जी बिल्कुल सही है, भगवान का नाम ले रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। तो जय श्री राम करते रहो। तो सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? देखो मित्रों, सामाजिक न्याय का मतलब सीधा सा है पिछड़े वर्गों का उत्थान। हमारा देश का संविधान अद्भुत संविधान है जिसमें पिछड़े वर्गों के उत्थान पर बल दिया जाता है।
तो बेसिकली हमारे यहाँ जो गरीब तबका है उसके उत्थान पर विशेष बल दिया गया है। इसलिए हमारे यहाँ आरक्षण पाया जाता है, नौकरियों में आरक्षण पाया जाता है, चुनाव में आरक्षण पाया जाता है। आरक्षण हमारी संस्कृति का मूल ढांचा है। घर में भी मैंने कहा आरक्षण मिलता है। घर में माता पिता हमेशा कमज़ोर का साथ देते हैं, छोटे का साथ देते हैं, तो हमारा चाहे घर हो चाहे देश हो, उसमें आरक्षण की भावना है। अब आरक्षण का विरोध आप लोग कहते हैं क्यों होना शुरू हुआ? आरक्षण का विरोध जब होता है, जब क्या है कि दुर्भावना से आरक्षण दिया जाता है, सत्ता के लालच के लिए आरक्षण दिया जाता है, जब वोटिंग की राजनीति के लिए आरक्षण दिया जाता है, तो आरक्षण का विरोध हो रहा है। वैसे आरक्षण मूल चीज अच्छी है। आरक्षण का अगर नैतिकता के आधार पर दिया जाए तो कहीं भी गलत नहीं है। तो सामाजिक न्याय यानी कि आरक्षण, पिछड़े वर्गों का उत्थान हमारे संविधान की मूल विशेषता है। इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। कोई कहते हैं आरक्षण को ख़त्म कर दो, ख़त्म नहीं होगा। अभी पिछड़े वर्गों को ईडब्ल्यूएस में भी आरक्षण दिया गया, राज्य सरकार को भी शक्तियां दी गई कि पिछड़े वर्ग घोषित करने का अधिकार है। तो सामाजिक न्याय भी हमारे संविधान की मूल विशेषता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगली विशेषता पर मित्रों आते हैं, तो वो भी आपको पता रहना चाहिए, समाजवाद। समाजवाद का लक्षण भी हमारे संविधान में पाया जाता है। समाजवाद का मतलब क्या है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली समाजवाद का मतलब क्या है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने केस आया था FN बलसारा बनाम असम राज्य। इसमें बताने की कोशिश की थी कि समाजवाद का मतलब क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वास्तव में समाजवाद का मतलब अनुच्छेद 39B और C है। ये स्मॉल b है, स्मॉल c है। अगर आप अनुच्छेद पढ़ेंगे स्मॉल b और c 39 का, तो आपको समाजवाद एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मित्रों लेकिन याद रखना पड़ेगा, सर आरक्षण अब खत्म होना ही चाहिए। बेटा आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, आरक्षण जो गलत तरीके से दिया जा रहा है वो खत्म होना चाहिए। आरक्षण तो बेटा घर में माता है, बहनें हैं, महिलाओं को आरक्षण कैसे खत्म करोगे? ठीक है ना। तो आरक्षण वित्तीय आधार पर ईडब्ल्यूएस में मिल रहा है ना, बिल्कुल सही है, आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण की प्रक्रिया स्वच्छ होनी चाहिए। छोटीलाल जी कह रहे हैं, छोटेमल जी, कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं चौथमल जी, की आरक्षण जो है उसकी प्रक्रिया एकदम निष्पक्ष होनी चाहिए। आरक्षण तो मिलना चाहिए, आरक्षण तो मूल है, लेकिन अब राजनीति नहीं होनी चाहिए आरक्षण पर, तो वो गलत हो जाता है। अब आप अनुच्छेद 39B और C क्या है, अनुच्छेद में प्रावधान क्या है, वो भी ध्यान रखना है। तो समाजवाद का अर्थ किसने बताया? सुप्रीम कोर्ट ने बताया। क्या बताया? अनुच्छेद 39 और BC बताया। अब कोई बता सकता है तो देखो कौन बताएगा। अक्षय गौर कह रहे हैं मैं बताता हूँ, कि भाई बताओ कौन बताएगा। शशि सैनी जी बता रहे हैं, देखो कौन बता सकता है 39BC में क्या है। लगता है संविधान थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हैं। रजत मिश्रा जी प्रणाम सर, प्रणाम सबको, प्रणाम मेरा। मिश्रा जी थोड़ा सा बताओ 39BC में, कोई लिख के कमेंट करो जल्दी से, क्या है 39BC में? नहीं कर रहे, अभी तक किसी का कमेंट ही नहीं आ रहा। ये हालत है, आ रहा है। अक्षय जी सही कहा आपने, अक्षय जी तो सही कह रहे हैं। अब 39BC का भी अर्थ बता दो। नहीं, इसमें क्या है अनुच्छेद 39B में? अनुच्छेद 39B में लिखा है देश के संसाधनों का प्रयोग सामूहिक हित में हो जाएगा, किया जाएगा, पूरे सबके हित में किया जाएगा, पर्टिकुलर एक वर्ग के हितों में नहीं किया जाएगा। तो 39B में क्या प्रावधान है? देश के संसाधनों का प्रयोग सामूहिक हित में किया जाएगा, किसी एक वर्ग के हितों में नहीं किया जाएगा। प्रयोग सामूहिक हित में किया जाएगा, यानी कि सबके साथ किया जाएगा, सबका साथ सबका विकास, वो वाली बात की जाएगी, सबका ध्यान रखा जाएगा। अब ये नहीं है पूरे देश के संसाधन एक ही वर्ग खा जाए या एक ही प्रकार के लोग खा जाए, नहीं। जो हमारे देश के संसाधन हैं सबके विकास के लिए, उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सबको लाभ मिलना चाहिए, उसका सबको भाग मिलना चाहिए। तो ये अब C में क्या है? धन के केंद्रीकरण पर रोक, यानी कि ऐसा ना हो कुछ लोगों के पास धन सीमित हो जाए, बस हमारे जो उद्योगपति हैं बस
उन्हीं 20 लोगों के पास धन हो, ऐसा नहीं। तो इसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया, धन के केंद्रीकरण पर रोक लगेगी, कि यानी कि धन कुछ लोगों के हाथ में सिमटने नहीं दिया जाएगा, धन का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। तो ये समाजवाद के दो अर्थ हैं। तो समाजवाद का अर्थ भी आपको ध्यान रहना चाहिए। केस भी FN बलसारा बनाम असम राज्य ध्यान रहना चाहिए। तो मित्रों, जब ये बातें ध्यान रहेंगी तो ये भूलना भी नहीं चाहिए, आगे प्रस्तावना में भी काम आएगा, फिर DPSP में काम आएगा। तो 39 BC आपको सब चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। वो तो बेटा गरिमा में छोतमल जी, वो तो बाद में ध्यान रख लेना, आप तो 39 BC ध्यान रख लो। CDEF पे मत जाओ अभी, आप सिर्फ B और C ध्यान रख लो, इतनी कृपा कर दो तो आपका बिल्कुल बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम DPSP पढ़ेंगे तो सारे 39 वाले सारे बताएंगे, ABCF तक पूरे बताएंगे, आप टेंशन ना लो। तो आप अभी तो ये दो ध्यान रखना जरूरी है जो समाजवाद से संबंधित है। अब अगली चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगली विशेषता संविधान की है, वो भी आपको पता रहनी चाहिए। इसमें अगली विशेषता में कहते हैं भारतीय संविधान में उदारवाद, समाजवाद और गांधीवाद तीनों का मिश्रण है। तीनों का मिश्रण है। उदारवाद एक विचारधारा है जिसे पूंजीवादी विचारधारा भी कहते हैं। ये बेसिकली योग्यता पर बल देती है, कहते हैं योग्य व्यक्ति को ही आगे बढ़ने का अधिकार है, इनका मेन टारगेट योग्यता को बढ़ावा देना है। समाजवाद है, ये बेसिकली समानता पर बल देती है, यानी कि आरक्षण की बात करती है, गरीबों के उत्थान की बात करेगी, गरीबों के उत्थान की बात करेगी। जो गांधीवाद है वो नैतिकता की बात करेगी। गांधीवाद, हमारे संविधान में इन तीनों का समन्वय है, उदारवाद भी है, समाजवाद भी है और गांधीवाद भी है, यानी कि तीनों के अच्छे अच्छे गुण हैं, तीनों को हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है। यानी कि योग्यता पर भी ध्यान रखा गया है, आरक्षण पर भी ध्यान रखा गया है, साथ में हमने नैतिकता को भी अपनाया है। बिना नैतिकता के तो संविधान समझ ही नहीं आता। मित्रों, वास्तव में सबसे बड़ी चीज नैतिकता है। कोविड के काल में देखा है कि वास्तव में जो जितने भी अमीर थे बहुत ज़्यादा पैसा पैसा करते थे, पैसा किसी काम नहीं आया। पैसा कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं होता। तो आपको नैतिकता को भी ध्यान में रखना है। सारे काम अगर नैतिकता के आधार पर हों तो समस्याओं का आधे से ज़्यादा तो वैसे ही निदान हो जाता है, लेकिन जैसे हम भौतिकता अपने ऊपर ओढ़ते हैं तो समस्याएं पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। तो ये सारा पता रहना चाहिए। रजत मिश्रा जी बोल रहे हैं, अक्षय गौर जी, अपूर्वा शर्मा जी, हेलो सर जी, हेलो हेलो, सबको नमस्ते, शशि सैनी जी को भी नमस्ते। तो ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये तो आपको पूरा संविधान की प्रकृति है। तो प्रकृति में मैंने बहुत सारी विशेषताएं आपको बताई। तो विशेषताएं जितनी भी हैं वो मित्रों आपको याद रख के रखेंगे और इस पर ये क्वेश्चन भी बना बना के देखेंगे। साथ में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, अब सिंपल है, भारतीय संविधान में उदारवाद का लक्षण पाया जाता है, समाजवाद का या गांधीवाद का, तीनों का। तो आप क्या आंसर मारेंगे? तीनों का। तो ये ध्यान में रखना है। समाजवाद का मतलब क्या है? अनुच्छेद 39 BC से है या CD से है तो BC से है। तो ये जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप स्वयं बना बना के देखें तो आपको आसानी से होंगे। साथ में लिख लिख कर भी देखें ताकि मेंस की तैयारी भी आपकी हो सके, तो आपको समस्याएं नहीं आएंगी। तो ये सारी बातें आप अगर आपको पता रहेंगी तो आप आसानी से सारे काम कर सकते हैं। अब आगे भी हम आपको बता देते हैं, भारतीय संविधान जो है 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। हम इनको भी एक सारणी के माध्यम से समझाने की थोड़ा कोशिश करते हैं। तो आपको मित्रों ये भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। हम कोशिश करते हैं इनको डिवाइड करने का, तो आसानी के साथ डिवाइड भी हो जाएं तो समस्या नहीं है। पहली बात, ये भारतीय संविधान है किसके लिए? संघ राज्य क्षेत्र के लिए। तो भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र का ही वर्णन है। इसमें अनुच्छेद है 1 से 4। भारत में
जितने भी संघ राज्य क्षेत्र हैं उनका पूरा वर्णन है कि भाई कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने राज्य हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, सारा भाग 1 में है। तो अब इसको भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान रहना चाहिए, भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। अब भाग 2 में क्या है, 3 में क्या है, वो ध्यान रखना है। लेकिन सबसे पहले मैंने बताई थी संविधान की डेफिनेशन। तो संविधान क्या बताया था मैंने? संविधान नियमों का समूह है जिसके माध्यम से सरकार जनता पर शासन करती है। तो एक तो सरकार यानी कि संविधान का मेन हिस्सा है, एक जनता। जनता का मतलब क्या होता है? नागरिकता से है। तो भाग 2 में नागरिकता है। सेकंड में भाग में क्या है संविधान के? नागरिकता। कहाँ से शुरू होगा? 5 अनुच्छेद से, 5 से 11 तक नागरिकता है। यह आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है? नागरिकता है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए, इसमें भी आपको गड़बड़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद अब इन नागरिकों के पास क्या क्या रहते हैं? एक तो अधिकार रहते हैं, एक कर्तव्य रहते हैं। नागरिकों के पास क्या रहते हैं? 2 ही चीजें रहती हैं, एक अधिकार, एक कर्तव्य। अब मित्रों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे यहाँ अधिकारों को भी 2 भागों में बांटा गया है। अब वो 2 भागों में क्या बांटा गया है तो वो भी आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है, आपको ध्यान रखना है कि अधिकारों को 2 भागों में क्यों बांटा गया है। बेसिक रीजन है, आपको ध्यान है कि हम 250 वर्षों तक अंग्रेजी शासन के अधीन रहे थे। अब अंग्रेजी शासन के बहुत ज़्यादा अधीन रहे थे, तो इसलिए क्या है कि हम इतने ज़्यादा विकसित तो नहीं थे कि तत्काल सारी जनता को तत्काल सारे अधिकार देते। इसलिए हमारे नेताओं ने अधिकारों को 2 भागों में बांट दिया। पहला तो बेसिकली फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जिसे कहते हैं। दूसरा डीपीएसपी, जिन्हें नीति निषेधक तत्व कहते हैं। फंडामेंटल राइट अधिकार तो तत्काल दे दिए गए, ये वाद योग्य हैं। अगर ये हमें प्राप्त नहीं होते तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जबकि दूसरे जो नीति निषेधक तत्व हैं ये वाद योग्य नहीं है, ये भविष्य लक्ष्य अधिकार है। कैसे अधिकार हैं? भविष्य लक्ष्य, ये भविष्य में हमें मिलेंगे, ये वाद योग्य नहीं है। अब भाग 3 में तो फंडामेंटल राइट है, भाग 4 में डीपीएसपी हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भाग 3 कहाँ से स्टार्ट होगा? 12 अनुच्छेद से, 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 4 कहाँ से स्टार्ट होगा? 36 से, तो 36 से 51 तक डीपीएसपी है। तो मित्रों ये आपको और ध्यान रखना है कि हमारा जो देश है वो 250 वर्षों के अंग्रेजी शासन के बाद आज़ाद हुआ था। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने अधिकारों को 2 भागों में बांट दिया, एक मौलिक अधिकार, दूसरे डीपीएसपी निषेधक तत्व। जो मौलिक अधिकार हैं ये तत्काल दे दिए गए, यानी कि अगर ये अधिकार हमें प्राप्त नहीं होते तो हम सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं, याचिका लगा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। जबकि डीपीएसपी जो भविष्य लक्ष्य अधिकार हैं ये वाद योग्य नहीं है, अगर इनके ये हमें प्राप्त नहीं होते तो बेसिकली हम न्यायपालिका नहीं जा सकते। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये भविष्य लक्ष्य अधिकार है और ये हमें प्राप्त हो गए। तो वैसे भी कोई कहते हैं ना कि मान लीजिए एक चिड़िया है, अगर वो बीमार है तो अपने बच्चों को सभी प्रकार के दाने नहीं दे सकती, तो कहती भी है कि बेटा आज तो मैं आपको ये खाना उपलब्ध करा रही हूँ, भविष्य में मैं जैसे जैसे स्वस्थ होंगी तो मैं आपको और बढ़िया खाना खिलाऊंगी। अपने घर पे माता जी भी ऐसे बोल देती हैं कि बेटा अभी तो हमारे हालात ये हैं कि हम आपको इतनी सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी कमाई में इनकम में वृद्धि होगी तो हम आपको और अधिकार देंगे। जो भविष्य की बातें की गई वो डीपीएसपी है, जो तत्काल दे दिया गया वो क्या? फंडामेंटल राइट है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि अधिकार 2 भागों में बांट दिए गए हैं। भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार हैं जो वाद योग्य हैं, इनका हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जबकि भाग 4 में डीपीएसपी हैं जो भविष्य लक्ष्य हैं, इनका हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। फिर भाग 4A में या क में ये कर्तव्य दे रखे हैं। हमारे यहाँ 11 मौलिक कर्तव्य हैं, अनुच्छेद भी इसमें एक ही है, 51A। ये बेसिकली 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा पहले 10 जोड़े गए थे, फिर 86वें द्वारा हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें जब आपको भाग 4A तक मैंने कंप्लीट करा दिया, 51A अनुच्छेद तक। अब हम आगे के भाग देखते हैं, 5वें भाग में क्या है, 6ठे भाग में क्या है, 7वें में क्या है। मैं इसको एक बार मित्रों फिर रिपीट कर देता हूँ। रवि वेगी जी बोल रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बेटा वो आप लोगों की कृपा है, तो
बहुत अच्छा पढ़ा लेंगे। अभी तो थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, आज दूसरे दिन है क्लास का, 3 महीने बाद चौकुट आया है, लेकिन आपको और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो हमारा बेस्ट है बेटा कोशिश करेंगे। लेकिन आप जुड़े रहेंगे, शेयर करते रहेंगे तो बिल्कुल क्लास भी अच्छी होती जाएगी। आप तनाव ना लीजिए। सबको प्रणाम। अक्षय गौर जी भी कर रहे हैं, पता नहीं रवि वर्गीस जी भी कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं। तो बेसिकली मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। भाग 1 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 4 में डीपीएसपी का वर्णन है। भाग 4 क में बेसिकली मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। मौलिक कर्तव्य 11 हैं और ये 51A अनुच्छेद है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब भाग 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनमें क्या है, ये सरकार में से संबंधित हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ सरकार के 3 तो मोटे मोटे रूप हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन मित्रों 2 रूप और हैं हमारे सरकार के, वो भी हमें ध्यान रहने चाहिए। एक तो यूटी का जो रूप है, केंद्र शासित प्रदेश वाला, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है, वहाँ उपराज्यपाल ही होता है, गृह मंत्री भी नहीं होता। तो सरकार का एक स्पेशल रूप है यूटी, केंद्र शासित प्रदेश सरकार। एक रूप और आपने देखने को मिला होगा, जनजातीय सरकार। 5वीं 6ठी अनुसूची के तहत जो क्षेत्र आते हैं वहाँ भी सरकार के नियम सारे नहीं चलते हैं, वहाँ कुछ नियम उनके अनुसार ही चलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ सरकार के 5 रूप देखने को मिलते हैं अगर हम गहन अध्ययन करते हैं तो आपको 5 रूप ध्यान में रखने हैं। तो 5 रूप कौन कौन से हैं? पहला केंद्र सरकार है, दूसरा राज्य सरकार है। अब ये मित्रों ध्यान में रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो फिर आप ऑनलाइन ही बनते रहेंगे। अभी या तो बातें करते रहो या इसमें लगातार जुड़ते रहो। तीसरा सरकार का रूप है यूटी सरकार। यूटी क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश वाली। चौथा क्या है? स्थानीय सरकार। पांचवा कौन सा है? जनजातीय सरकार। जनजातीय क्षेत्रों में 5वीं 6ठी अनुसूची में जो पाई जाती है। ये सरकार के 5 रूप देखने को मिलते हैं। अब मित्रों मैंने 4 भाग तक आपको बता दिए थे। अब 5वां भाग है जो केंद्र सरकार से संबंधित है। अब बताओ जल्दी से, अनुच्छेद कहाँ से शुरू होंगे? 52 से, क्योंकि 51 फर्स्ट वाला तो मैंने बता दिया मौलिक कर्तव्य से संबंधित था। 52 से 151 तक केंद्र सरकार से संबंधित प्रावधान है। अब इसमें भी आगे विभाजन कर देंगे, लेकिन आप अभी इतना ही ध्यान रखो। भाग 6 में राज्य सरकार है। 6 में क्या है? राज्य सरकार। कहाँ से अनुच्छेद शुरू होंगे? 152 से 237 तक हैं। भाग 7वां जो है वो लैप्स हो चुका है। 7वें में क्या था कि हमारे पूरे पहले संघराज्य क्षेत्र को 4 भागों में बांटा था, ABCD, अगर आपको ध्यान हो तो। जैसे कहते हैं राजस्थान में B वाला भाग आता था, राजस्थान पूरा, जबकि अजमेर जो केंद्र शासित प्रदेश था उसी भाग में आता था। राजस्थान जीके की किताब में भी लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो ये है यूटी केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। जनजातीय गवर्नमेंट बेटा बेसिकली 5वीं 6ठी अनुसूची के तहत वहाँ विशेष प्रावधान होते हैं, वहाँ TSP एरिया होता है, तो वो आपको पता लग जाएगा सब मेघालय वाला। जैसे 5वीं 6ठी अनुसूची के बारे में तो ज्ञान भी आपका बढ़ जाएगा, तो वो आपको आगे और बताएंगे। अभी तो आप यहाँ ध्यान रखो जहाँ जनजातियों को TSP वाला एरिया है। वैसे भी TSP कॉलम में भी आता है, अगर आपने देखा होगा। 3rd ग्रेड के टीचर है उनको कहते हैं कि अभी TSP वालों को यहाँ नहीं लाया जाएगा, तो आपको वैसे भी पता लग जाता है। टीचर जो वहाँ एक बार चला जाता है तो लंबे समय तक रखते भी हैं। तो बेसिकली क्या है, भाग 7वां लैप्स हो चुका है। भाग 7वें में क्या था? ये ABCD में भारतीय क्षेत्र को बांटा गया था, वो वाला था। इसे 7वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1956 में लैप्स कर दिया गया था। आज ये खाली पड़ा है और इसमें एक ही अनुच्छेद था, 238 वाला। ये खाली पड़ा है अनुच्छेद। अगर आपके पास बैरेक्ट है तो ये बिल्कुल ब्लैंक पड़ा हुआ अनुच्छेद है। अब भाग 8 में क्या है? इसमें बेसिकली केंद्र शासित प्रदेश वाला भाग है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश की दिल्ली, पौंडीचेरी, इनकी चर्चा है। बेसिकली जितने भी हैं उनकी चर्चा की गई है। इसमें कौन से अनुच्छेद हैं? 239 से 242 तक हैं। भाग 9 में
हमारी पंचायती राज और शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं। इसका भी काफ़ी मैं आगे विभाजन कर दूंगा। अभी तो आप ये ध्यान रखो, भाग 9 में पंचायती राज और शहरी स्थानीय स्वशासन है। शहरी स्थानीय स्वशासन है। इसमें एक ही अनुच्छेद है 243, एक ही अनुच्छेद है। इसमें सब पार्ट तो हैं, ए से लेकर जेड जी तक हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन आपको मोटा मोटा विभाजन तो आना चाहिए। भाग 10 में है वो जनजातीय प्रशासन से संबंधित है। इसमें भी एक ही अनुच्छेद है 244। तो ये मित्रों आपको ध्यान में रखना है कि कौन से अनुच्छेद किससे संबंधित हैं, ये भी मोटा मोटा आपको जानकारी हो जानी चाहिए। नहीं तो फिर आपको बड़ी दिक्कत आ जाएगी। शशि सैनी जी पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, 7 संघ हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आप जो है इसको ध्यान रख लो। संघ राज्य तो मैं बता दूंगा, पूरे आपको एक एक करके बताऊंगा भाग 1 में, तो उसके लिए आप टेंशन ना लो। पहले मोटा मोटा ज्ञान प्राप्त कर लीजिए मित्रों, फिर आपको गहन अध्ययन भी करेंगे। लेकिन जब बेसिक ही पता नहीं है, फिर आप केंद्र सरकार से संबंधित अनुच्छेद ही पता नहीं है, कौन सा भाग है पता नहीं है, फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। तो दोबारा से सुन लीजिए, केंद्र सरकार भाग 5 में है, 52 से 151 तक है। भाग 6 में राज्य सरकार है, ये 152 से 237 तक है। भाग 7वां लैप्स हो चुका है और इसमें एक ही अनुच्छेद है था 238 जो खाली पड़ा हुआ है। भाग 8 में यूटी केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें बेसिकली क्या है 239 से 242 हैं। इसके अलावा स्थानीय सरकार है, पंचायती राज और शहरी स्थानीय स्वशासन, नगर निगम, नगर पालिका वगैरह। इसमें भी एक अनुच्छेद है 243 और 243 में भी बहुत सारे सब पार्ट है, ए बी सी डी, वो भी हम चर्चा करेंगे। फिर जनजातीय सरकार भाग 10 में है, इसमें एक ही अनुच्छेद है 244। तो मित्रों कल ये तो याद रखना। फिर भाग 11, 12, 13, 14 जो 22 भाग तक है, मैं धीरे धीरे वो भी बताऊंगा। फिर हम इनकी गहन चर्चा भी करेंगे। लेकिन आपको मोटी मोटी जानकारी तो हो, तो आप अगर पढ़ के आएंगे तभी तो कुछ होगा। और आपसे सबसे निवेदन है वर्गीय जी और बाकी मित्रों कि आप लोग पढ़ते रहें और देखते रहें और इसमें शेयर करते रहें, क्लास को कंटिन्यू ज्वाइन करते रहें, तो कुछ फिर आगे हम और डिटेल में बताएंगे। लेकिन समझ तभी आएगा जब आप पढ़ेंगे। 5 मिनट देखा और 5 मिनट भाग गए तो आपको फिर काम नहीं चलेगा आपका। तो इसी के साथ आज तो मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। फिर कल हम फिर 5 बजे मिलेंगे। तो मेरा आपसे उम्मीद करता हूँ कि कल आप इसको याद करके आएंगे। तो मैं आगे के भाग बताऊंगा, ये भी भाग बताऊंगा, आगे के बताऊंगा। फिर हम सीधा प्रस्तावना से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई करने का कोशिश करेंगे। तो ठीक है मित्रों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।